हेलो दोस्तों, क्लास विद एजुकेशन में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज हम पॉक्सो एक्ट की सीरीज को आगे बढ़ाते हुए एक नया टॉपिक द चाइल्ड लेबर प्रोविजन एंड रेगुलेशन एक्ट 1986 को डिस्कस करने वाले हैं। इससे पहले की वीडियो अगर आपने नहीं देखी है तो उन्हें जाकर आप देख सकते हैं। इसकी लिंक आपको वीडियो को डिस्कशन में देखने को मिल जाएगी। तो आज हम डिस्कस करने वाले इस टॉपिक का नाम हमारा द चाइल्ड लेबर प्रोविजन एंड रेगुलेशन एक्ट 1986 के कानून है, जिसे हम बोलते हैं बाल श्रम कानून। ये जो कानून हमारे बच्चों को लेकर है, जिनकी भी उम्र 14 या 15 वर्ष से कम होती है और जिनको अलग अलग वर्कशॉप बोल दो, कंपनी बोल दो, या जहाँ कहीं भी वो काम करते हैं, तो वहाँ पर कहाँ पर ये प्रतिबंधित हैं, यानी कहाँ पर बच्चे काम कर सकते हैं, कहाँ पर नहीं। तो इन सभी चीज़ों को लेकर के एक कानून बनाया गया है, जिसे हम बोलते हैं बाल श्रम कानून। तो चलिए देखते हैं इसी कानून के बारे में। यहाँ लिखा हुआ विभिन्न अधिनियम के द्वारा कुछ निश्चित रोजगारों में 14 और 15 वर्ष से कम उम्र के बच्चों के रोजगार को प्रतिबंधित किया गया है। ठीक है, लेकिन किसी भी कानून में यह तय करने की कोई प्रक्रिया निर्धारित नहीं की गई है कि किन रोजगार, व्यवसाय या प्रक्रियाओं में बच्चों के रोजगार पर प्रतिबंध लगाया जाना चाहिए। ठीक है, यानी कोई ऐसी वर्कशॉप होती है जहाँ पर प्रतिबंध लगा होना चाहिए, नहीं लगा होना चाहिए, इसकी कोई निर्धारित करने की प्रक्रिया अभी तक नहीं बनाई गई थी। ठीक है, तो अधिकांश रोजगारों में बच्चों की कामकाजी परिस्थितियों को विनियमित करने के लिए कोई कानून नहीं है जहाँ उन्हें काम करने से प्रतिबंधित नहीं किया गया है और वे शोषणकारी परिस्थितियों में काम कर रहे हैं। तदनुसार इस विषय पर एक व्यापक कानून बनाने का निर्णय लिया गया है। इस उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए क्या बाल श्रम, जिसे बोलते निषेध और विनियमन विधेयक संसद में पेश किया गया था। ठीक है, तो आज हम बात करने वाले हैं श्रम कानून के बारे में। बाल श्रम कानून वस्तुओं और कारणों का विवरण। यहाँ भी वही सारी चीज़ें हैं बताया मैंने आपको ऊपर कि ऐसे अधिनियम जो कुछ निर्दिष्ट रोजगारों में 14 और 15 वर्ष से कम उम्र के बच्चों को रोजगार प्रतिबंध लगाते हैं। हालांकि किसी भी कानून में यह तय करने की लिए कोई प्रक्रिया निर्धारित नहीं की गई कि किन रोजगार या व्यवसाय या प्रक्रियाओं में बच्चों के रोजगार पर प्रतिबंध लगाया जाना चाहिए, नहीं लगाया जाना चाहिए। ठीक है, अधिकांश रोजगारों में बच्चों की कामकाजी परिस्थितियों को नियमित करने के लिए कानून नहीं है जहाँ उन्हें काम करने से प्रतिबंधित नहीं किया गया है और वे शोषणकारी परिस्थितियों में काम कर रहे हैं। अब जो विधेयक हमारा यानी कि बाल श्रम कानून जो है, इसके कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं। ये ठीक है, तो यहाँ पर हम देखने वाले हैं इसका उद्देश्य क्या इस विधेयक का। तो निर्दिष्ट व्यवसाय और प्रक्रियाओं में बच्चों के रोजगार प्रतिबंध लगाना, यानी जिन्होंने अपना 14 वर्ष पूर्ण नहीं किया। ठीक है, यानी कि ऐसे कोई भी बच्चे जिन्होंने अपनी एज अभी तक 14 वर्ष कंप्लीट नहीं की है, ऐसे बच्चे को कहाँ पर काम करना चाहिए, नहीं करना चाहिए। ठीक है, तो उसके काम पर प्रतिबंध लगाना इसका उद्देश्य है। सेकंड है आपका प्रतिबंधित व्यवसाय या प्रक्रियाओं की अनुसूची में संशोधन तय करने के लिए एक प्रक्रिया निर्धारित करना। अगला है उन रोजगारों में बच्चों के कामों की शर्तों को विनियमित करना जहां उन्हें काम करने से प्रतिबंधित नहीं किया गया। ठीक है, यानी कुछ ऐसे रोजगार भी हैं जहाँ पर उनको काम करने से प्रतिबंध नहीं किया गया है, तो उसके कुछ नियम बनाना कि वो कैसे काम कर सकते हैं, कैसे काम नहीं कर सकते उस जगह पर। नेक्स्ट हमारे इस अधिनियम और अन्य अधिनियम के प्रावधानों के उल्लंघन में बच्चों के रोजगार के लिए बढ़े हुए दंड निर्धारित करना जो बच्चों को रोजगार को प्रतिबंधित करते हैं। संबंधित कानूनों में बच्चे की परिभाषा में एकरूपता प्राप्त करना, यानी कुल मिलाकर जो पूरा कानून है बच्चे को बीच में रखकर इसके ओवरऑल बनाया गया है। ठीक है, यानी किसी भी तरीके से अगर देखेंगे तो इस कानून के द्वारा आपके बच्चे का अहित नहीं होना चाहिए। अब अगला चीज हमारा कुछ व्यवसाय और प्रक्रियाओं में बच्चों को रोजगार पर प्रतिबंध लगाना। तो 14 वर्ष से कम आयु के किसी भी बच्चे को अनुसूची के भाग ए, देखिए भाग ए में कुछ हमारे रोजगार आते हैं, उनको हम नीचे देखेंगे। इसी प्रकार से यहाँ पर भाग बी होता है यानी पार्ट बी, जिसमें भी कुछ रोजगार आते हैं उनको भी हम नीचे देखेंगे कौन कौन से भाग ए में आते हैं, कौन कौन से भाग बी में आते हैं। निर्धारित किसी भी व्यवसाय में या किसी कार्यशाला में जहां अनुसूची के भाग में निर्धारित कोई भी प्रक्रिया चल रही हो, नियोजित या काम करने की अनुमति नहीं दी जाएगी। ठीक है, बच्चों के रोजगार पर प्रतिबंध किसी भी कार्यशाला पर लागू नहीं होता है। कार्यशाला यानी कि ऐसी कोई आपके स्कूल्स वगैरह होते हैं, विद्यालय होते हैं, वहाँ पर आपका प्रतिबंध लागू नहीं होता है। जिसमें अधिभोगी द्वारा अपने परिवार की सहायता से या सरकार के द्वारा स्थापित या स्व सहायता या मान्यता प्राप्त किसी भी स्कूल में कोई प्रक्रिया की जाती है। ठीक है, यानी दोस्तों क्या होता है, यदि किसी स्कूल वगैरह में कोई काम या फिर कोई ऐसी जगह पर कोई काम चल रहा है जहाँ पर
उस बच्चे के परिवार की सहायता से काम हो रहा है, यानी कि जहाँ पर उस परिवार के परिवार के माता पिता जो उसके काम कर रहे हैं, तो वहाँ पर बच्चा काम करता है तो वहाँ पर कोई दिक्कत नहीं है। या सरकार ऐसी कोई वर्कशॉप हमारी इस्टेब्लिश करती है और वहाँ पर कोई बच्चे यदि काम करते हैं तो वहाँ पर किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं होने वाली है, ठीक है। या फिर किसी सहायता या मान्यता प्राप्त कोई स्कूल में कोई काम चल रहा है और वहाँ पर बच्चों काम कर रहे हैं तो वहाँ पर भी किसी प्रकार दिक्कत नहीं होने वाली है। अब अगला है हमारा बच्चों के काम की स्थितियों का विनियमन करना, यानी बच्चे कैसे काम कर सकते हैं, इन सभी चीज़ों के लिए कंडीशन, रूल्स एंड रेगुलेशंस बनाना। पहला हमारे किसी भी बच्चे किसी भी प्रतिष्ठान में ऐसे घंटों से अधिक काम करने की आवश्यकता या अनुमति नहीं दी जाएगी जो प्रतिष्ठान या प्रतिष्ठानों के वर्ग के लिए निर्धारित किए जा सकते हैं। यानी कि कुछ ऐसे वर्कशॉप होते हैं जहाँ पर मान लो कि 8 घंटे से अधिक हम काम नहीं करते, बच्चे कोई भी नहीं करता है, तो हमारे बच्चों को भी 8 घंटे से अधिक आप काम नहीं करा सकते हैं। नेक्स्ट नियम बनाएगा हमारा, प्रत्येक दिन काम की अवधि इतनी निश्चित होगी कि कोई भी अवधि 3 घंटे से अधिक नहीं होगी और कोई भी बच्चा कम से कम 1 घंटे के आराम के अंतराल से पहले 3 घंटे से अधिक काम नहीं करेगा, ठीक है। नेक्स्ट, किसी बच्चे की काम की अवधि इस प्रकार विस्तृत की जाएगी कि उसके आराम के अंतराल को मिलाकर, यानी कि जो वेट करता है आपका जो बच्चा होगा, रेस्ट करेगा, आराम करेगा, उसको भी काउंट किया जाएगा उसकी काम की अवधि में। उपधारा 2 के तहत यह 6 घंटे से अधिक नहीं होगा, जिसमें काम के इंतजार में बताया गया समय भी शामिल होगा, ठीक है। यानी कि जो बच्चे ने इंतज़ार किया है, यानी काम के लिए जो इंतज़ार किया या फिर उसने आराम किया है, इन सभी टाइम को भी काउंट किया जाएगा उसके काम के कुल घंटों में। किसी भी बच्चे को शाम के 7 बजे से शाम के 7 बजे के बीच काम करने की अनुमति नहीं दी जाएगी और सुबह 8 बजे के पहले भी उससे काम नहीं कराया जा सकता है। किसी भी बच्चे से ओवर टाइम काम करने की आवश्यकता या अनुमति नहीं दी जाएगी, ठीक है। यानी किसी भी बच्चे से आप ओवर टाइम काम नहीं करा सकते हैं। किसी भी बच्चे को किसी भी दिन किसी भी प्रतिष्ठान में काम करने की आवश्यकता या अनुमति नहीं दी जाएगी जिस दिन वह पहले से ही किसी अन्य प्रतिष्ठान में काम कर रहा हो, ठीक है। यानी कि सपोज यदि कोई बच्चा है वो अगर मंडे के दिन प्रतिष्ठान ए में काम करता है तो उसे क्या प्रतिष्ठान बी, यानी कि मंडे हो गया तो हम ट्यूसडे बोल दें, अगले दिन यानी कि प्रतिष्ठान में भी काम करने के लिए उससे क्या है कि हम मजबूर नहीं कर सकते हैं और ना ही उसे अनुमति दी जाएगी। यहाँ वही चीज़ लिखी हुई है कि किसी भी बच्चे को किसी भी दिन किसी प्रतिष्ठान में काम करने की आवश्यकता या अनुमति नहीं दी जाएगी जिस दिन वो पहले से किसी अन्य प्रतिष्ठान में काम कर रहा हो, ठीक है। साप्ताहिक छुट्टी, यानी किसी प्रतिष्ठान में नियोजित प्रत्येक बच्चे को प्रत्येक सप्ताह पूरे 1 दिन की छुट्टी दी जाएगी, यानी कि 7 दिन में से आपको 1 दिन की छुट्टी देनी पड़ेगी, चाहे वो दिन कुछ भी हो सकता है, जो भी ऊपर से निर्धारित किया जाएगा। जो दिन अधिष्ठाता प्रतिष्ठान में, अधिष्ठाता यानी कि जो वहाँ का ओनर होगा, मालिक होगा उस कंपनी का, के द्वारा प्रतिष्ठान में एक विशिष्ट स्थान पर स्थायी रूप से प्रदर्शित नोटिस में निर्दिष्ट किया जाएगा, ठीक है। यानी कि किस दिन छुट्टी रहेगी, इस चीज़ को क्या है कि मालिक के द्वारा क्या है किसी एक जगह पर नोटिस चिपकाया जाना चाहिए। कब्जाधारी द्वारा 3 माह में एक बार से अधिक परिवर्तन नहीं किया जाएगा, ठीक है। यानी कि ये जो नोटिस है 3 माह में आप सिर्फ एक बार चेंज कर सकते हो। नेक्स्ट, उम्र के संबंध में, यानी कोई बच्चा की उम्र 14-15 वर्ष से अधिक है या उससे कम है, इसको कैसे डिसाइड करेंगे यदि इसका ऐसे कोई विवाद पैदा होता है। तो देखिए, यदि किसी निरीक्षक और अधिभोगी के बीच किसी निरीक्षक यानी जो चेक करने वाले इंस्पेक्टर होते हैं, अधिभोगी यानी जो बच्चा काम कर रहा है के बीच किसी प्रतिष्ठान में नियोजित या उसके द्वारा काम करने की अनुमति दिए गए किसी बच्चे की उम्र के बारे में कोई प्रश्न उठता है तो प्रमाण पत्र के अभाव में, ठीक, सपोज यदि कोई प्रमाण पत्र नहीं है तो यह प्रश्न उठाया जाएगा। निर्धारित चिकित्सा प्राधिकारी द्वारा दिए गए एक ऐसे बच्चे की उम्र को निरीक्षक के द्वारा निर्धारित चिकित्सा प्राधिकारी के निर्णय के लिए भेजा जाएगा, ठीक, यानी कि इसकी उम्र का जो निर्धारण होगा चिकित्सा अधिकारी, ठीक, यानी कि मेडिकल ऑफिसर के द्वारा इसका निर्णय किया जाएगा। नेक्स्ट हमारा रजिस्टर का रखरखाव, किसी भी प्रतिष्ठान में नियोजित या काम करने की अनुमति वाले बच्चों के संबंध में प्रत्येक अधिभोगी में बनाए रखा जाएगा। काम घंटों के दौरान हर समय या जब किसी में काम किया जा रहा हो तो एक इंस्पेक्टर के निरीक्षण
के लिए एक रजिस्टर उपलब्ध होना चाहिए, ठीक है। यानी कि वहाँ पर जो जहाँ बच्चे काम कर रहे हैं उस जगह पे एक इंस्पेक्टर होना चाहिए जो निरीक्षण करेगा, और उसके पास एक रजिस्टर होना चाहिए जो कि हर एक बच्चे उसके काम करने के घंटों को काउंट करेगा, ठीक है। कितने बजे आया, कितने बजे वह बच्चा गया है, ठीक है। उसके पूरे काम करने की जो अवधि होगी, घंटे होंगे, समय होगा, उसको काउंट करना सारा ये आपका इंस्पेक्टर का काम होगा। इस प्रकार नियोजित या काम करने की अनुमति प्राप्त प्रत्येक बच्चे का नाम और जन्म तिथि, काम के घंटे और अवधि और हर बच्चे के कार्य ऐसे विवरण जो निर्धारित किए जा सकते हैं, ठीक है। यानी बच्चे का उसमें नाम हो जाए, रजिस्टर में आपका डेट ऑफ बर्थ होनी चाहिए, आपकी काम के घंटे यानी कितने घंटे उसने काम किया है, ठीक है, किसने उसने छुट्टी ली है, बीच में नहीं ली है, ठीक है। सारी चीज़ें होंगी, बच्चे का कौन सा कार्य है, कौन सा कार्य बच्चा कर रहा है, ये सारी चीज़ें क्या है, इसकी पूरी डिटेल्स वगैरह रजिस्टर में होनी चाहिए। अब हम अगला है हमारा स्वास्थ्य और सुरक्षा। उपयुक्त सरकार आधिकारिक राजपत्र में अधिसूचना के द्वारा किसी प्रतिष्ठान या प्रतिष्ठानों के वर्ग में नियोजित या काम करने की अनुमति वाले बच्चों के स्वास्थ्य और सुरक्षा के लिए नियम बना सकते हैं। कोई भी सरकार हो उसको क्या बच्चों की सुरक्षा और स्वास्थ्य के लिए नियम बनाने का पूरा अधिकार होता है। पूर्वगामी प्रावधानों की व्यापकता पर, यानी कि जो पहले से बनाए गए नियम हैं, ठीक है, उन पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना उक्त नियम निम्नलिखित सभी या किसी मामले में प्रावधान कर सकते हैं। यानी कि जो भी नियम पहले से बनाए गए हैं उन सभी नियमों पर क्या है कि बिना किसी चेंजेस के सरकार नियम बना सकती है। जैसे कि देखिए इनमें कुछ नियम हैं। कार्यस्थल पर साफ सफाई और उपद्रव से मुक्ति, यानी कि साफ सफाई से संबंधित को नियम बना सकती है। अपशिष्ट और अपशिष्टों का निपटान समय नियम बना सकती है। जहाँ बच्चे काम कर रहे हैं वेंटिलेशन और तापमान का अच्छे से उचित उपयोग किया गया हो। धूल और धुआं से मुक्त होना चाहिए। कृत्रिम आर्द्रीकरण, यानी कि वहाँ पर नेचुरल तरीके से आर्टिफिशियल रूप से आपका ह्यूमिडेशन होना चाहिए। प्रकाश की व्यवस्था होनी चाहिए। पीने के पानी की व्यवस्था होनी चाहिए। शौचालय मूत्रालय होने चाहिए। मशीनरी की बाड़ लगाना, ठीक, चलती हुई मशीनरों पर या उसके निकट काम करना, ठीक है, सारी चीज़ों पर सेफ्टी करना। खतरनाक मशीनों बच्चों का रोजगार, यानी खतरनाक मशीनों बच्चों पर रोजगार ना लगाया जाए, ऐसी चीज़ें का ध्यान रखना चाहिए, ठीक है। इन सब चीज़ों पर नियम बना सकती है सरकार। खतरनाक मशीनों में बच्चों को रोजगार के संबंध में निर्देश देना, प्रशिक्षण और पर्यवेक्षण, यानी कि प्रशिक्षण दिया जाना चाहिए। यदि कोई बच्चा खतरनाक मशीन में काम कर रहा है तो बिजली काटने के उपकरण वगैरह प्रोवाइड कराना, स्व अभिन्न मशीन है, ठीक है, सारी चीज़ें हैं। नई मशीनों को आसान बनाना, यानी कि उनकी ट्रेनिंग देना, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हैं। आँखों की, बच्चों की आँखों की सुरक्षा समय नियम बना सकती है। विस्फोटक, ज्वलनशील, धूल गैस आदि, आग लगने से भी सावधानी क्या होनी चाहिए, क्या नहीं होनी चाहिए, इसकी पूरी व्यवस्था करना, इमारतों का रखरखाव वगैरह करना, ठीक है। तो ये सारी चीज़ों पर नियम के सरकार आपकी बना सकती है। लेकिन वो नियम जो है पहले पूर्व बनाए गए नियमों पर किसी प्रकार कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए। उपयुक्त सरकार किसी प्रतिष्ठान में कार्यरत बच्चों के स्वास्थ्य और सुरक्षा के लिए सफाई, कचरे के निपटान, धूल प्रकाश व्यवस्था, आगे के खिलाफ सावधानी, आगों की सुरक्षा, थूकदान, वेंटिलेशन आदि जैसे मामलों में नियम बनाने का पूर्ण अधिकार है। अब यहाँ पर हम पढ़ने वाले हैं काम करने की अनुमति देने पर सजा, यानी कि जो ऐसे व्यक्ति जो कि बच्चों को काम करने की अनुमति देते हैं जिनकी उम्र 14 या 15 वर्ष से कम है, ठीक है, तो उनको क्या सज़ा होनी चाहिए। तो कुछ नियम है। जो कोई भी धारा 3 के प्रावधानों के उल्लंघन में किसी बच्चे को नियोजित करता है, यानी उसको जॉब देता है या किसी बच्चे को काम करने की अनुमति देता है, तो उसे कारावास दंडित किया जाएगा जो कि 3 माह से कम नहीं हुए, ठीक है। यानी कम से कम मिनिमम 3 माह की सज़ा उसे होनी है। लेकिन जिसे 1 वर्ष तक बढ़ाया सकते हैं, सज़ा आपकी 1 वर्ष तक एक्सटेंड की जा सकती है। या जुर्माना भी लगाया सकता है 10,000 रुपये से कम हो, लेकिन जो 20,000 रुपये तक या दोनों के साथ बढ़ाया सकता है, ठीक है। यानी कि यहाँ पर देखिए, यहाँ पर आपकी सज़ा रहने वाली है 3 मंथ की सज़ा होगी जो कि मैक्सिमम आपकी 1 साल, ठीक है, 1 ईयर तक आपके एक्सटेंड कर सकती है सरकार, ठीक है। या फिर 10,000 रुपये का जुर्माना लगा सकती है, पेनल्टी, जो कि आपकी 20,000 तक की पेनल्टी हो सकती है। साथ ही आपका चाहे तो दोनों चीज़ आपकी सरकार कर सकती है कि जुर्माना भी लगा दे, पेनल्टी भी लगा दे और आपको सज़ा भी दे दे। जो कोई भी धारा 3 के तहत किसी अपराध के लिए दोषी ठहराया जाता है या बाद में समान अपराध करता है, ठीक है, यानी जो कोई व्यक्ति दोषी ठहराया गया है या फिर बाद में उसने दोबारा से वही अपराध फिर से किया है,
तो वह कारावास दंडनीय होगी, जिसकी अवधि 6 महीने से कम नहीं होगी। ठीक है, यानी दोबारा ऐसे कोई व्यक्ति फिर से पाया जाता है ऐसे अपराध में, तो उसको सज़ा जो 6 मंथ की आपकी होगी, जिसे 2 साल तक हम क्या है एक्सटेंड कर सकते हैं। जो भी धारा 9 द्वारा अपेक्षित नोटिस में विफल रहता है या बी धारा की 11 के अनुसार आवश्यक रजिस्टर बनाए रखने विफल रहता है, यानी कि रजिस्टर नहीं बनाता है कि वर्कशॉप रजिस्टर नहीं बनाए जाते हैं या किसी रजिस्टर में गलत प्रविष्टि करता है। धारा 12 की आवश्यकता के अनुसार धारा 3 और इस खंड का सार युक्त नोटिस प्रदर्शित करने में विफल रहता है या इस अधिनियम में इसके तहत बनाए गए नियमों की किसी भी अन्य प्रावधान का अनुपालन करने में विफल रहता है, तो उसका उल्लंघन करता है, तो साधारण कारावास से 1 माह तक बढ़ाया जा सकता है या जुर्माने से जो 10,000 रुपये तक बढ़ाया जा सकता है या दोनों दंडित किया जा सकता है। ठीक है, यानी कोई ऐसा व्यक्ति जो कि आपका वर्कशॉप में कोई नोटिस ना चिपका है, ठीक है, या किसी प्रकार का क्या है कि अगर मान लो कोई नोटिस ना चिपका है या फिर रजिस्टर वगैरह जो आपका रजिस्टर यदि नहीं बनाता है, तो ये सारी कामों की गलतियों की वजह से क्या है कि उसे जुर्माना या सज़ा हो सकती है, जो कि 1 महीने की सज़ा हो सकती है या फिर 10,000 रुपये की पेनल्टी भी इसकी हो सकती है। अब अगला हमारा देखिए, मैंने बताया था कि जो भाग ए होता है, भाग ए में व्यवसाय कौन कौन से आएंगे आपके और भाग में कौन कौन से आएंगे। ठीक है, तो भाग ए वाले कौन कौन से होंगे आपको याद रखना पड़ेगा, क्योंकि पेपर पूछ सकता है कि इनमें से कौन सा रोजगार जो कि भाग ए में आता है या भाग बी में आता है। जैसे कि रेलवे के द्वारा यात्री माल या मेल का परिवहन करना भाग ए में आएगा। रेलवे परिसर में सिलेंडर बनाना, राख के गड्ढे को साफ करना, निर्माण करना, किसी रेलवे स्टेशन पर खान पान प्रतिष्ठान में काम करना जिसमें एक विक्रेता या प्रतिष्ठान किसी अन्य कर्मचारी के प्लेटफॉर्म से दूसरे प्लेटफॉर्म तक या चलती ट्रेन में या बाहर आने जाना शामिल होता है। रेलवे स्टेशन के निर्माण से संबंधित कार्य या किसी अन्य कार्य से संबंधित कार्य जहां ऐसा कार्य रेलवे लाइनों के करीब या उनके बीच किया जाता है। किसी बंदरगाह की सीमा के भीतर एक बंदरगाह प्राधिकरण अस्थायी लाइसेंस में दुकान में पटाखे आतिशबाजी की बिक्री से संबंधित कार्य हो गए। बूचड़खाने, ऑटोमोबाइल वर्कशॉप, गैरेज, फाउंड्रीज, विषैले ज्वलनशील पदार्थ हो गए, हथकरघा, पावर लूम उद्योग, ठीक, खदान वगैरह, कोयला खदान हो गई, प्लास्टिक इकाई और फाइबर ग्लास कार्यशालाएँ। ये सारी चीज़ जो है आपकी पार्ट ए में आपकी आने वाली है। और भाग बी में कौन कौन सी आएंगी, तो बीड़ी बनाना भाग बी में आएगा, कालीन बुनाई भाग बी में आएगा, सीमेंट निर्माण, सीमेंट की बैगिंग भी शामिल है, कपड़ा छपाई, रंगाई, बुनाई, सारी चीज़, माचिस विस्फोटक, आतिशबाजी, अबरख काटना और फोड़ना, सैलक निर्माण, साबुन निर्माण, ऊन सफाई, ठीक, ग्रेनाइट पत्थर की प्रसंस्करण, पॉलिशिंग हो गई, स्लेट पेंसिल का निर्माण, एगेट के उत्पाद, जहरीली धातु हो गई, अगरबत्ती निर्माण, ईंट भट्टे, छत स्वामित्व, कपास उठना हुए, डिटर्जेंट निर्माण हुए, निर्माण कार्यशाला, ठीक है, और रत्न काटना, पॉलिश करना, चूने की भट्टियाँ, ताला बनाना, ठीक है, सीमेंट पाइप, ये सारी चीज़ पार्ट में भी आपकी आने वाली है। चूड़ी हो गई, रंग सामग्री, सिंथेटिक फाइबर ग्लास, कागज़ बनाना, ठीक है, ये सारी चीज़ क्या आपकी आने वाली है। रेशम वाला काम भी आपका भाग बी में आता है, चमड़े और चमड़े के उत्पाद बनाने, सारी चीज़ आपके पार्ट बी में। इसी प्रकार से कूड़ा बीनना, साफ करना, खदान से सिलिट निष्कर्षण, हीरे काटना, ग्रेफाइट पाउडरिंग, इलेक्ट्रोफाइटिंग, टायर बनाना, बर्तन बनाना, ये सारी चीज़ें जो है आपकी ये सब आपकी पार्ट बी में आने वाली है। ठीक है, तो दोस्तों आज की वीडियो को मैं पे एंड करेंगे। अगर आपकी वीडियो में कुछ ही पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक और शेयर कीजिएगा। मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में।